बात करूंगा। वीरेन जी भी अभी गोरखपुर रीजन ट्रेवल करके आए हैं। वीरेन जी, क्या माहौल आपको अंतिम चरण में लगा और लोगों के बीच कौन से मुद्दे बीजेपी के चले और कौन से मुद्दे अपोजिशन के चले? देखिए, अब 13 सीटों का चुनाव बचा हुआ है और 13 में से 10 सीटें ही भाजपा लड़ रही है, 3 सीटों पर उसके सहयोगी दल लड़ रहे हैं। ये जिसमें से 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी लड़ रही है और 1 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लड़ रही है। तो 13 सीटों में ब्रजेश जी, ये लड़ाई जो शुरू में चली थी, पहले दूसरे और तीसरे चरण तक की लड़ाई में जो मुद्दे थे वो कुछ और थे। एक तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, आरएलडी का भाजपा के साथ जाना, फिर यादव बेल्ट में चुनाव आया, वो सब तमाम सारे मुद्दों के साथ 4 चरणों तक चुनाव दूसरे अलग अलग दिशा में रहा। लेकिन इसी दौरान आरक्षण वाला मुद्दा और अंबेडकर के संविधान वाला मुद्दा उभरा। 5वें चरण में ये मुद्दा क्षत्रियों वाला आके गरमा गया राजा भैया की वजह से। फिर यहाँ पर आपका कौशाम्बी और प्रतापगढ़ और ये इलाके में इस पर बड़ी चर्चा हो गई और उसके बाद फिर 6वां चरण और अब 7वें चरण में जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का इलाका है। ये कह सकते हैं कि ये जो 7वां चरण है ये इस देश के प्रधानमंत्री का भविष्य तय करेगा ये चरण, क्योंकि वाराणसी की सीट भी इसमें है। मुद्दों में बात ध्रुवीकरण की भी हुई, हिंदू मुसलमान की हुई, पाकिस्तान की भी हुई, राम मंदिर भी आया, लेकिन ये सब कुछ आए और चले गए, टिके नहीं। और ऐसा लगता है कि भीषण गर्मी ने मतदान के प्रतिशत को जो गिराया और साथ साथ मतदान के लिए लोगों में उत्साह भी कम दिखा। ये चुनाव अलग अलग बेल्ट में आपने एक सवाल किया था, ओबीसी समाज में, कुर्मी समाज के लोग जी, उसी तरह से एक सवाल और दिखता है कि निषाद समाज के लोग गोरखपुर में काजल निषाद को काफी समर्थन दे रहे हैं और संत कबीर नगर में परवीन निषाद को समर्थन दे रहे हैं बड़ी संख्या में। तो लोगों ने अपनी अपनी जात के नेताओं को छांटकर वोट देने का अभियान चलाया। मैंने देखा सुल्तानपुर में रामबुहाल निषाद को भी, निषाद कम्युनिटी के वोट उस दिन उनकी बस्तियों से जो फीडबैक आ रहे थे वो रामबुहाल निषाद को वोट किया, मतलब अपनी कम्युनिटी पे वोट जा रहे हैं। अब कुछ सीटों की बात हो जाए जिसमें गोरखपुर मंडल आता है, उसमें अगर आप देखें तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सलेमपुर, वाराणसी, ये जो सीटें हैं यहाँ भाजपा की अच्छी पकड़ है। योगी आदित्यनाथ का इलाका है, उनका प्रभाव भी है काफी ज्यादा। लेकिन जो आप कुशीनगर और बलिया देखेंगे और काफी हद तक अगर आप बांसगांव भी देखें तो काफी टक्कर यहाँ पर दिखती है जातीय समीकरणों के आधार पर। लेकिन जब आप घोसी आएंगे, गाजीपुर आएंगे, चंदौली, बांसगांव, ये सब इलाके में जाएंगे तो यहाँ आपको समाजवादी पार्टी भी बढ़त में दिखेगी। ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफा मामला चल रहा है। देखिए, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर 2 सीटें अनुप्रिया पटेल को दी गई हैं। इनका चुनाव निशान है कप प्लेट। एक बार ये कप प्लेट पे जीती भी हैं। अब भाजपा का कमल का फूल नहीं है। कमल का फूल ओम प्रकाश राजभर के भी निशान पर नहीं रहेगा, वो छड़ी पे लड़ रहे हैं। ये इन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर ये संजय निषाद की तरह होशियार होते तो जैसे परवीन निषाद लड़ रहे हैं जी हाथ कमल के फूल पर, तो वो भी लड़ाते तो इनको फायदा होता। अब ये चुनाव में लोगों का कुछ बड़बोलापन होता है, कुछ लोगों का कहा जाए ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है और दबंगई से नहीं, संगठन और समीकरण से चुनाव जीते जाते हैं जी। और जिस तरह से संगठन और समीकरण बना है, जब एक टाइम आया था जब शुरुआत नहीं हुई थी लोकसभा चुनाव की, तब बीजेपी ने 75+ का नारा दिया, कहा कि हम 75+ उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। शुरुआत अच्छी दिखी थी, लेकिन बीच में हवा बदली। क्षत्रियों की नाराजगी पहले दौर से शुरू हुई, फिर अंबेडकर के संविधान का इशू बीजेपी के सामने आया, आरक्षण को डर
खत्म करने की बात आई, वहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी। फिर राजा भैया वाला प्रकरण आ गया, अनुप्रिया पटेल ने, ये करते करते 6 चरण तक ये लोग तो अभी राजपूत रूठे हैं या आप मान गए हैं बीजेपी से? देखिए, वो मामला जो था राजा भैया का, वो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ था। अब वो ज्यादा होगा तो मिर्जापुर तक दिखेगा, बाकी जगह क्षत्रिय योगी के नाम पर उनको तो वोट दे ही रहा है। लेकिन घोसी में राजभर के बजाय जो सवर्ण मतदाता है वो राजीव राय की ओर ज्यादा झुकाव देख रहा है। ये भी लोगों को आकलन करना होगा, इसका आप बाद में आकलन कर सकते हैं। अच्छा, 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक बलिया और एक देवरिया, कि यहाँ डायरेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो गई है, ब्राह्मण वर्सेज राजपूत। तो ये बात तो सही हो गई है, लेकिन ब्रजेश जी, देवरिया में कांग्रेस के खाते में सीट है। अगर वो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट होती, राधेश्याम सिंह वहां से टिकट मांग रहे थे, सपा ने दावा भी किया था जी, तो ये तस्वीर और होती, वहां पर तब सपा का दबदबा होता। लेकिन ये देवरिया में अब ठाकुर पंडित चाहे जो हो जाए या बलिया में, लेकिन ये दोनों जगह पर भाजपा अब बढ़त ले रही है। तो इसको सनातन पांडे एक बड़े कैंडिडेट जरूर हैं, और लेकिन नारद राय और कई सारे लोग इधर बीच में टूट भी गए हैं। अब वो क्या परिणाम बनेगा ये देखिएगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। लेकिन जी, मायावती का वोट बैंक खिसकना ये दोनों के लिए चिंता का विषय है। देखिए, अखिलेश यादव ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उनको कोई दलित समाज के लोग भी कुछ वोट देंगे, लेकिन ये माहौल बना और कोई भी है तो वो कहता कि 3 जगह दलित वोट जा रहा है, बसपा में, भाजपा में और इंडिया गठबंधन में भी। तो अखिलेश की पार्टी में जा रहा है, राहुल के कैंडिडेट को जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है ये भी देखें। तो बसपा की स्थिति इस चुनाव के बाद कई % के वोट वाली पार्टी रह जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज जरूर मानना पड़ेगा कि सुनील बंसल अगर उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री होते भाजपा के, तो ये जो जिले जिले में गुटबाजी और विरोध हुआ, इसकी तस्वीर कुछ और होती। ये जरूर है कि गृह मंत्री अमित शाह जब एक्टिव हुए 1-2 चरण के बाद, तो उन्होंने बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुनील बंसल का एक अलग मामला था। वो हमेशा उत्तर प्रदेश में रहते थे और बीजेपी की एक एक चूड़ी को वो मिला के चलते थे जी। तो ये जो लुंज पुंज स्थिति बनी संगठन में कई जगह, ये सब अच्छे लोगों की ना होने की वजह से बनी। खैर, कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन चुनाव तो अपने आप में देखिए महत्वपूर्ण होते हैं, हर सीट महत्वपूर्ण है। वैसे परिणाम चाहे जो हो, लेकिन जो लोग सियासत में हैं उनसे आप बहुत मोहब्बत की, राहत की उम्मीद न करिए। मुनव्वर राना का एक शेर है कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है जी, और कभी देखा है कि पत्थर पे कोई बेल लगती है। और बनारस के लिए है कि मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया और बनारस में रहे पान खाना तक नहीं आया। और ये कैसे रास्ते से लेकर चले आए तुम मुझको, और कहाँ का मैं कदा कि रास्ते में एक चाय खाना तक नहीं आया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने ऑब्जर्व